हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक कानुड़िया है और आपका फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल संदीप कोचिंग क्लासेस पर। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ। ये क्या होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज हमें कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी पढ़ने हैं, जैसे कि लेंस क्या होता है और लेंस कितने टाइप के होते हैं, सब कुछ हमें आज डिटेल में पढ़ना है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं, कहाँ से रियल डेप्थ क्या होता है और अपरेंट डेप्थ क्या होता है। तो चलिए यहाँ पर मैं एक डायग्राम बनाना चाहूँगा, देखिएगा। मान लीजिए ये एक कंटेनर है। क्या है बच्चों? कंटेनर है, या फिर कहें कि एक स्विमिंग पूल है। ठीक है, अभी फिलहाल छोटे से बनाने के लिए मैं कंटेनर बना देता हूँ, या फिर आप स्विमिंग पूल भी कह सकते हैं। ठीक है, इस स्विमिंग पूल में क्या भरा हुआ है, तो आप कहेंगे स्विमिंग पूल में भरा हुआ है पानी। स्विमिंग पूल में पूरी जगह पर भरा हुआ है पानी, ये पानी भरा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ये मैं डॉट 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 बना देता हूँ, ये पानी भरा हुआ है। स्विमिंग पूल में पानी भरा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर एक कॉइन रखा हुआ है। मान लीजिए कॉइन रखा हुआ है, कहाँ पर रखा हुआ है? इस जगह पर। ये कॉइन को मैं थोड़ा सा ऐसा बना देता हूँ। ये कॉइन रखा हुआ है, मान लीजिए किस पॉइंट पर रखा हुआ है? ए पॉइंट पर रखा हुआ है। कहाँ पर रखा हुआ है? ए पॉइंट पर रखा हुआ है। ये कॉइन जो है कितनी गहराई में है स्विमिंग पूल की? तो एच हाइट की गहराई पर, एच डेप्थ पर है, जिसे हम कह रहे हैं कि एच डेप्थ पर एक कॉइन रखा हुआ है। ठीक है, अब मान लीजिए एक आदमी है जो ऊपर से देख रहा है। कहाँ से देख रहा है? ऊपर से देख रहा है। किसे देख रहा है? उस कॉइन को। तो आप बता सकते हैं ये कॉइन उसे उसी जगह पर दिखाई देगा या थोड़ा ऊंचाई पर दिखाई देगा? तो बच्चों, ये एक रियल कंसेप्ट है। कभी आप आसपास देखें और कभी आप स्विमिंग पूल के अंदर देखें, तो आप ये देखेंगे कि जो कॉइन है, या फिर गोल्ड कॉइन है या फिर सिल्वर कॉइन है, वो कॉइन आपको उस जगह पर दिखाई नहीं देगा। वो कॉइन आपको थोड़ी सी ऊंचाई पे दिखाई देगा। मतलब इसकी रियल डेप्थ तो एच है, पर आपको ये एच गहराई पे नजर नहीं आएगा, थोड़ी सी ऊंचाई पर नजर आएगा। क्यों होगा, यही तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। यहां पर तो कॉइन रखा है और ऑब्जर्वर मतलब आदमी उसे कहां से देख रहा है? ऊपर से देख रहा है। कहां है आदमी? ऊपर खड़ा हुआ है, तो ऊपर से देख रहा है। तो देखिएगा, तो बच्चों सबसे पहले आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए। जो भी लाइट रे सीधी जाती है या फिर कहें नॉर्मली जाती है, तो वो बिना डेविएट हुए सीधी निकल जाएगी। ठीक है, आपको ये लाइन सीधी नजर आ रही होगी। तो ये लाइट रे कैसी निकल गई? लाइट रे निकल गई, बीसी पाथ फॉलो कर गई। ठीक है, पर अब लाइट रे मान लो, वैसे कितनी लाइट रे निकलती है एक ऑब्जेक्ट से? तो आप कहेंगे सर बहुत सारी निकलती है, इनफाइनाइट निकलती है। पर हम इमेज फॉर्मेशन के लिए सिर्फ 2 लाइट रे का यूज़ करते हैं। कितनी बच्चों? 2 लाइट रे का यूज़ करते हैं। तो पहली लाइट रे तो सीधी निकल गई, और ये जो दूसरी लाइट रे है जो कि आपको दिख रही होगी, ये दूसरी लाइट रे है जो कि जा रही है किस मीडियम से? तो आप कहेंगे ये वाला मीडियम तो कौन सा है? वाटर है। और ऊपर कौन सा मीडियम है? एयर, मतलब ये रेयरर मीडियम है। और नीचे जो मीडियम है वो कौन सा मीडियम है? डेंसर मीडियम है। अब बच्चों बताओ लाइट रे जा कहाँ से कहाँ रही है? तो आप कहेंगे लाइट रे डेंसर मीडियम में, ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है। तो लाइट रे कहाँ से इंटर कर रही है? तो आप कहेंगे लाइट रे डेंसर मीडियम से स्टार्ट हो रही है और जा कहाँ रही है? रेयरर मीडियम में। और बच्चों आपको ये पता होना चाहिए, जब भी लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये लाइट रे क्या हो जाएगी? बेंड हो जाएगी। होनी भी चाहिए, क्योंकि इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नियम है। तो ये लाइट रे बेंड हो गई, देखिए बेंड होते हुए आपको दिख रही होगी, बेंड हो गई। तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ बी डैश, और इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ मैं सी डैश। अब यहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है जो कि इस लाइट रे को क्या कर रहा है? ऑब्जर्व कर रहा है। देखिए इसकी आंख है, कोशिश कर रहा हूँ कि आंख बना सकूँ। तो ये इसकी आंख है जिससे ये क्या कर रहा है? लाइट रे को ऑब्जर्व कर रहा है। ये क्या है? तो यहाँ पे लिख देता हूँ ऑब्जर्वर। ये ऑब्जर्वर है जो लाइट रे को क्या कर रहा है? ऑब्जर्व कर रहा है। तो देखिए इसकी आंखों पर लाइट रे आ रही है, तो ये क्या सोचेगा कि लाइट रे जो है, इन दोनों को हम लाइट रे को क्या करेंगे? पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। तो आप जैसे ही पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो इस ऑब्जर्वर को लगेगा कि ये जो, ठीक है, यहाँ की लाइन को मिटा देता हूँ क्योंकि ज़्यादा लाइन दिखेगी तो आपको समझ नहीं आएगा। ये हाँ, आपको ये पहले ही बता चुका हूँ कि ये क्या है? स्विमिंग पूल है। ठीक है, तो ये स्विमिंग पूल है, ये आपको तो बता ही चुका हूँ मैं। तो ये लाइट रे जो है वो यहाँ से आती हुई दिखाई देगी। सही, अब इसको भी पीछे एक्सटेंड करें और इसे भी पीछे एक्सटेंड करें। थोड़ा सा एक्सटेंड सीधा कर देता हूँ तो आपको क्लियरिटी बनेगी। तो ये पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दिया।
तो लाइट रे उसे कैसा लगेगा कि लाइट रे आ कहाँ से रही है, इस पॉइंट से, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये कंसेप्ट समझाने के लिए फिर से समझा। तो देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है h गहराई पर, h डेप्थ पर, तो लाइट रे एक तो सीधी निकल गई, एक क्या होगी, एक लाइट रे डेंसर मीडियम से जा रही है तो इट बैंड हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। ऐसे दो लाइट रे नहीं, ऐसे इनफाइनाइट लाइट रे है, पर इमेज फॉर्मेशन के लिए हम सिर्फ दो लाइट रे का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि जो काम दो लाइट रे कर सकती है तो 3 क्यों बनाना, 4 क्यों बनाना, 50 क्यों बनाना। तो पहली लाइट रे तो सीधी निकल गई और दूसरी लाइट रे बैंड हो गई अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इन दोनों लाइट रे को हमने क्या किया, पीछे एक्सटेंड किया, इसे भी पीछे एक्सटेंड किया, तो दोनों मिली कहाँ पर, इस पॉइंट पर दिख रही होगी आपको, इस पॉइंट पर मिलती हुई। तो ये दोनों लाइट रे मिली इस पॉइंट पर, ठीक है, इसको थोड़ा सही कर रहा हूँ मैं। तो ये दोनों लाइट रे मिली कहाँ पर, इस पॉइंट पर। सर तो ए क्या है, तो ए जो है वो है रियल ऑब्जेक्ट। ए क्या है, रियल ऑब्जेक्ट, मतलब रियल कॉइन, जो सच का कॉइन है, रियल कॉइन। और सर एडेज क्या है, एडेज जो है वो है अपेरेंट ऑब्जेक्ट। ए क्या है, अपेरेंट इमेज। ऑब्जेक्ट नहीं कहते हुए क्या कहेंगे, इमेज। इमेज क्या होती है, जो आदमी देखे, आदमी देख क्या रहा है, आदमी इस ए को नहीं देख पाएगा, आदमी ए को नहीं देख पाएगा, क्योंकि ए जो ऑब्जेक्ट है वो थोड़ी ऊंचाई पे दिख रहा है, इसलिए वो क्या कहलाएगा, अपेरेंट इमेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अपेरेंट इमेज कहलाएगा। और यहाँ पर ए बी क्या है, तो आप कहेंगे ए बी जो है रियल हाइट है, रियल मतलब एक्चुअल में हाइट जो है, ए बी जो है रियल हाइट है। और यहाँ पर एडेज बी जो है, यहाँ पर जो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, एडेज बी जो है वो है अपेरेंट हाइट। क्या है बच्चों, अपेरेंट हाइट, या डेप्थ भी कह सकते हैं, हाइट कहे या डेप्थ कहे एक ही बात है, हाइट कहे अपेरेंट डेप्थ है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए इसको हम प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है और क्यों हुआ सब कुछ। तो बच्चों देखिए पहली लाइट रे तो सीधी निकल गई, हाँ सर निकल गई। दूसरी लाइट रे जो है वो बैंड हो रही है, तो इस एंगल को क्या कहेंगे, मैं रेड पेन से बनाता हूँ, इस एंगल को क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे सर ये एंगल जो होता है इसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। सर क्यों, क्योंकि इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये नॉर्मल है, तो इस एंगल को हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या कहेंगे बच्चों, देखिए शेड कर दिया मैंने, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहेंगे। दिख रहा होगा आपको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये अच्छे से शेड हो गया होगा तो दिख गया होगा आपको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब मैं एक बात पूछता हूँ, आपको क्लास 9th में ज्योमेट्री पढ़ाई गई है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पढ़ाया गया है, करस्पॉन्डिंग एंगल पढ़ाया गया है। क्यों पढ़ाया गया है, इसलिए तो पढ़ाया गया है कि आप उसे रियल लाइफ में यूज़ कर सके। ऐसा नहीं, बहुत से बच्चे सिर्फ उसे क्लास 9th पढ़ के भूल जाते। बच्चों क्लास 9th में इसलिए पढ़ाया गया था कि आप उसे जीवन भर याद रखें। तो देखिए यहाँ पर मैं उसी कंसेप्ट का यूज़ कर रहा हूँ। ये आई है तो बता सकते हैं ये वाला एंगल कितना होगा। मैं फिर से पूछता हूँ, ये वाला एंगल जिसे मैं शेड कर रहा हूँ ये कितना होगा, तो आप कहेंगे सर ये आई होगा। सर आई क्यों होगा, तो आप कहेंगे कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। देखिए दोनों लाइन पैरेलल है तो Z जब बनता है तो इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब देखिए ये लाइन दोनों ही पैरेलल है, तो ये एंगल R है तो ये वाला एंगल भी R होगा। सर क्यों होगा, इसे हम करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, करस्पॉन्डिंग एंगल। ये I तो ये एंगल I, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये R है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा बच्चों, प्यारे बच्चों R होगा। तो मैं इसका डेरिवेशन करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो डेरिवेशन करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ क्या, स्नेल्स लॉ। क्या यूज़ कर रहा हूँ बच्चों, स्नेल्स लॉ। शायद से आपने ये नाम पिछले लेक्चर में सुना हो। स्नेल्स लॉ होता है n इक्वल्स टू साइन i अपॉन में साइन r। सर n इक्वल्स टू साइन i अपॉन में साइन r। सर ये n क्या है, लास्ट लेक्चर कभी आपने देखा हो तो आपको पता होगा n जो होता है वो होता है एंगल ऑफ n जो होता है वो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। n जो होता है वो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। तो यहाँ पे इसे लिखते कैसे, लास्ट लेक्चर में अच्छे से बताया। लाइट रे कहाँ से कहाँ जा रही है, वाटर से एयर, तो इसे लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ
ए से लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। और इसे सिंपल भाषा में मैंने समझाया था कि भैया सीधी सी याद कर लो, वाटर से एयर जा रही है लाइट, तो वाटर से एयर जा रही है, तो वाटर को पहले लिखते हैं और एयर को बाद में लिखते हैं। पर इंग्लिश बोलते टाइम हम इसे बोलते क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। पर बच्चों आपको याद होगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम हमेशा क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर। और ये क्या लिखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। नहीं, हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, एयर, क्योंकि कंपैरिजन हमेशा किससे होता है, एयर की स्पीड से होता है। ठीक है, लाइट की स्पीड इन एयर से होता है। तो हम इसे आपको प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट पढ़ा होगा आपने, सुपरपोजिशन मैंने गलत बोल दिया, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट आपको पता होगा। ये कहता है कि भैया 1n1 1n2 किसके इक्वल होगा, 1/2n1 के। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मैं यहां पर इसे क्या लिख सकता हूं, इसे लिख सकता हूं ऐसा लिख सकता हूं। बच्चों ये कंसेप्ट आपको लास्ट लेक्चर में अच्छे से पढ़ाया गया है, कभी आपने वो नहीं पढ़ा है तो प्लीज इसे पढ़ने की कोशिश करें। ठीक है, तो क्या मैं इस WNA को क्या लिख सकता हूं, 1/ANW लिख सकता हूं बच्चों, लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। आपकी भी मुझे अब परमिशन मिल चुकी है कि लिख सकते हैं सर। तो बच्चों ये मैंने इसको ऐसा लिख दिया प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से। अब मैंने इसका रेसिप्रोकल किया तो रेसिप्रोकल होके क्या मिलेगा, ANW इक्वल्स टू साइन R अपॉन में साइन I। इसे मैं इक्वेशन 1 दे देता हूं और अभी फिलहाल के लिए छोड़ देता हूं। देखिए क्या किया है, ये समझ में आया आपको। मैंने यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगाया सर, बिल्कुल लगाया। स्नेल्स लॉ होता है, देखिए आपको ये लाल वाली लाइन याद नहीं है तो याद कीजिए, जब स्नेल्स लॉ पढ़ाया गया था तो मैंने कहा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R, ये तो याद होगा, साइन I अपॉन में साइन R। पर ये वाली चीज़ इसको याद करना बहुत ही मुश्किल पड़ता है, तो सीधे से रट लीजिए, लाइट रे जा कहाँ से कहाँ रही है, वाटर से एयर जा रही है वाटर से एयर। तो वाटर को ऊपर लिखे, एयर को नीचे लिखे, सीधा सा रट ले। पर यहाँ पर ये उल्टा लिखा है, क्योंकि इसे बोलते क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, जबकि कंपैरिजन हमेशा एयर से होता है। तो हमें लिखना क्या चाहिए था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। इसके लिए हमने प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी यूज किया, इसलिए मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, रेसिप्रोकल में लिख सकता हूँ। वापस का रेसिप्रोकल किया तो क्या लिखा, साइन R अपॉन साइन I। अब मेरा उद्देश्य है कि मैं R और I की वैल्यू को निकालूं, कैसे भी करके मैं R और I की वैल्यू को निकालूं। ठीक है, तो R और I की वैल्यू को निकालने के लिए मेरे पास R यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। R की वैल्यू अब यहाँ से निकाले या यहाँ से निकाले, बात तो एक ही है। I की वैल्यू अब यहाँ से निकाले या यहाँ से निकाले, बात एक ही है मैथ्स में। तो हम यहाँ पर R की वैल्यू निकालने जा रहे हैं, वो भी किस फॉर्मूले से। क्या आपको एक फॉर्मूला पता है, आपने मैथ्स में सुना होगा, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। तो कभी मैं एंगल आर की बात करूं तो एक ट्राइंगल ले रहा हूं, क्या आपको एक ट्राइंगल नजर आ रहा है, कौन सा, इन ट्राइंगल ABB'। तो आप बता सकते हैं आर क्या है, एंगल है। आर क्या है बच्चों, आर क्या है, एंगल है। तो एंगल इक्वल्स टू क्या होता है, आर्क। एंगल इक्वल्स टू क्या होता है, आर्क अपॉन में रेडियस, आर्क अपॉन में रेडियस। तो बता सकते हैं इस ट्राइंगल में आर्क कितनी है, तो आप कहेंगे आर्क जो है BB' है। मैं फिर से बताता हूं, देखिए कभी आप इस ट्राइंगल के, मैं इसे शेड नहीं कर रहा हूं तो गंदगी फैल जाएगी। तो देखिए इस ट्राइंगल में आर्क कितना है, BB'। ठीक है, और रेडियस कितनी है, A'। रेडियस कितनी है बच्चों, A'। क्लियर है, आर की वैल्यू निकल गई बच्चों, आर की वैल्यू निकल गई। अब मैं किस ट्राइंगल में लगाता हूं, तो इन ट्राइंगल I की वैल्यू निकालने के लिए मैं ट्राइंगल लेता हूं ABB'। मैंने भी यहां पर पहले A' ट्राइंगल लिया था, सॉरी पहले ट्राइंगल कौन सा लिया था, छोटा वाला A', अब कौन सा ले रहा हूं, ABB', जिसमें I की वैल्यू निकलेगी। तो इन ट्राइंगल ABB' और मैं I की वैल्यू निकालने जा रहा हूं। देखिए I की वैल्यू निकालने के लिए फिर से फॉर्मूला लगाता हूं, क्या,
एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन में रेडियस। आर्क क्या है, बीबी डैश, और रेडियस क्या है, तो रेडियस जो है मैं लिख देता हूं ए बी। आर्क कितनी है, बीबी डैश, और रेडियस कितनी है, ए बी। ठीक है, मैं आर और आई की वैल्यू को यहां डालूंगा, उससे पहले मुझे एक यहां पर क्या करना होगा, अजम्पशन लेना पड़ेगा। अज्यूम दैट, यहां पर एक अजम्पशन लेना पड़ेगा, अज्यूम दैट आई एंड आर आर वेरी स्मॉल। आर और आई और आर क्या है, वेरी स्मॉल है, और वेरी स्मॉल है तो मैं साइन आर को नियर अबाउट आर लिख सकता हूं, और साइन आई को नियर अबाउट क्या लिख सकता हूं बच्चों, आई लिख सकता हूं। यहां पर ये आपको क्लास 11 से ही समझाया जा रहा है कि साइन आर को आर लिखा जा सकता है और साइन आई को आई लिखा जा सकता है। तो बच्चों यहां क्या लिखा है बता सकते हैं, तो देयरफॉर ए एंड डब्ल्यू, मैं साइन आर को सिर्फ क्या लिख दूंगा, आर, और साइन आई को मैंने क्या लिख दिया, आई। तो यहां पर ए एंड डब्ल्यू इक्वल्स टू आर की जगह मैं रख देता हूं वैल्यू, क्या रखता हूं बच्चों, वैल्यू बी बी डैश अपॉन में ए डैश बी, और आई की वैल्यू रखता हूं तो क्या हो जाएगी, बी बी डैश अपॉन में ए बी। बी बी डैश से बी बी डैश कैंसिल, बिल्कुल होना चाहिए सर। और यहां क्या चल रहा है, ए एंड डब्ल्यू दिख रहा होगा, ए एंड डब्ल्यू। ए बी कहां जाएगा, सबसे ऊपर सर, सबसे ऊपर, और ए डैश बी कहां जाएगा, सबसे नीचे, सबसे नीचे। अब आप कभी डायग्राम को चेक करें तो ए बी क्या है, तो आप कहेंगे ए बी जो है वो क्या है, रियल डेप्थ है, और ए डैश बी क्या है, तो ए डैश बी जो है वो है एपेरेंट डेप्थ। क्या है बच्चों, एपेरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ अपॉन में एपेरेंट डेप्थ। और कभी आपको यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि मीडियम हमेशा वाटर हो, और पर लिखेंगे कैसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फलाना मीडियम। ये फलाना मीडियम कुछ भी हो सकता है, ग्लास हो सकता है, डायमंड हो सकता है, पर विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, एयर होगा। तो मैं इसे इन जनरल लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ बच्चों, इन जनरल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ any medium with respect to air equals to h क्या है यहाँ पर, h जो है वो है रियल डेप्थ, और यहाँ पर h डैश क्या है, h डैश है एपेरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ अपॉन में एपेरेंट डेप्थ। ये वाला फॉर्मूला भी आप इसे नोट कर सकते हैं। क्लियर है, क्लियर है बच्चों। अब बच्चों आप बता सकते हैं, आप कहेंगे कि सर मतलब कॉइन यहां पर था, पर आदमी को दिख कहां रहा है, एक्चुअल में कॉइन ए पोजीशन पे, पर आदमी को दिख कहां रहा है, ए डैश पोजीशन पे। तो बता सकते हैं इसकी शिफ्टिंग कितनी हुई, इसे हम अपेरेंट शिफ्ट कहेंगे। मान लीजिए 5 मीटर पर, मान लीजिए 5 मीटर पे कॉइन रखा है, 5 मीटर पे कॉइन रखा हुआ है, और आपको ऊपर से देखने पर 3 मीटर पे दिख रहा है, तो आप कहेंगे कि सिक्का 2 मीटर क्या हो चुका है, ऊपर उठ चुका है। इसी को क्या कहते हैं, अपेरेंट शिफ्ट। तो मैं यहाँ पर अपेरेंट शिफ्ट का फॉर्मूला बना देता हूँ, इस जगह बना देता हूँ अपेरेंट शिफ्ट, इस जगह फॉर्मूला बना देता हूँ अपेरेंट शिफ्ट। अपेरेंट शिफ्ट कैसे निकलेगी बच्चों, मैंने अभी बताया कि मान लो 5 मीटर पे कॉइन रखा हुआ है और आपको दिख कहाँ रहा है, 3 मीटर पे, तो शिफ्टिंग कितने की होगी, 2 मीटर की। कैसे निकाली जा सकती है शिफ्टिंग, एक्चुअल हाइट में से अपेरेंट हाइट को क्या कर दे, माइनस कर दे। तो अपेरेंट शिफ्ट निकालने के लिए एच में से किसको माइनस कर दें, एच डैश को माइनस कर दे। ठीक है, क्या आप यहाँ से एच की वैल्यू निकाल सकते हैं, देखिए आप यहाँ से एच की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो आप कहेंगे सर निकाल सकते हैं। एच डैश का मल्टीप्लाई किससे कर दें, एच, देखिए एच की वैल्यू निकालनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो एच डैश का मल्टीप्लाई किससे कर दें आप, ए एन डब्ल्यू माइनस एच डैश से। ठीक है, ये वैल्यू से, और ये एच डैश एज इट इज, एच डैश मैंने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा ए एन डब्ल्यू माइनस 1। ठीक है, तो आप इन फॉर्मूले को याद रखें, आपको न्यूमेरिकल में ये यूज करने पड़ते हैं। ठीक है, तो इसे नोट डाउन करें, हमने क्या पढ़ लिया, रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ में रिलेशन। ठीक है, तो इसे नोट डाउन कर ले बच्चों। चलिए बच्चों, अब हम एक नए टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसका नाम है लेंस। आपने लेंस देखा भी है, लेंस पहना भी होगा। ये क्या होता है आज हम पढ़ने जा रहे हैं, और उसके क्या क्या केसेस होते हैं ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। पहले लेंस होता क्या है वहां से शुरू करते हैं और कहानी को इसके बाद आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए बच्चों, लेंस क्या होता है, तो लेंस जो होता है 2 स्फेरिकल सरफेस से मिलके बनता है। तो लेंस क्या है, लेंस इज अ, मैं ब्लैक पेन से लिखता हूँ, लेंस इज अ
ट्रांसपेरेंट मीडियम, लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड by two spherical surfaces। ये क्या है मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। लेंस जो होता है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। ट्रांसपेरेंट मतलब जिसमें से लाइट पास हो सके। तो लेंस एक तरह का ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो कि किससे मिलकर बनता है, दो स्फेरिकल सरफेस से। किससे बच्चों, स्फेरिकल सरफेस से। मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखिएगा यहां पर ये फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस है जो कि मैंने ब्लू पेन से बना दी है, दिख रही होगी। ये ब्लू पेन से फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस है। और ये रही दूसरी स्फेरिकल सरफेस जिसे मैंने किस पेन से बनाया है, रेड पेन से। तो ये वाली जो है वो क्या है, फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस जो कि ट्रांसपेरेंट है। और ये क्या है, सेकेंड स्फेरिकल सरफेस जो कि ट्रांसपेरेंट है। ये भी ट्रांसपेरेंट है, दोनों ही ट्रांसपेरेंट है। तो फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस और सेकेंड स्फेरिकल सरफेस। तो बच्चों इस स्फेरिकल सरफेस का मैंने ये ब्लू वाला पोर्शन को काटा और इस रेड वाले स्फेरिकल सरफेस का ये रेड वाला पोर्शन काटा और इन दोनों को मैंने इस तरह से क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो ये जो रेड कलर का आपको रीजन नजर आ रहा है ये क्या है, लेंस है। क्या है बच्चों, लेंस है। क्या है प्यारे बच्चों, एक लेंस है। ठीक है, मैं कभी इस पोर्शन को हटा दूं, फेंक दूं, इस पोर्शन को फेंक दूं तो ये वाला जो पोर्शन मिल रहा है लाल और ब्लू सरफेस से मिलकर वो क्या होगा, लेंस होगा। ठीक है, लाल वाली सरफेस जो है वो इस स्फेरिकल सरफेस का पोर्शन है और ब्लू वाली जो सरफेस है इस ब्लू वाले स्फेरिकल सरफेस का पोर्शन है। तो आपको दिख रहा होगा ये जो लेंस बना है दो सरफेस से मिलकर बना हुआ है, रेड एंड ब्लू वन। ठीक है, तो यहां पर एक केस ये हो सकता है और ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है कि स्फेरिकल सरफेस ये वाली हो। देखिए ब्लू कलर की, ये दिख रही है ब्लू कलर की स्फेरिकल सरफेस और दूसरी स्फेरिकल सरफेस ये जो है वो क्या है, रेड कलर की दिख रही होगी। स्फेरिकल दिख नहीं रहा है पर ठीक है, कोशिश करते हैं। तो ये दूसरी सरफेस ये वाली स्फेरिकल सरफेस है। अब हमने क्या किया, इसका ये वाला पोर्शन कट किया, ये देखिए ब्लू वाला, और इसका ये वाला पोर्शन कट किया। तो जैसे ही कट किया तो कट करने के बाद आपको ये वाला लेंस मिला। इस लेंस को, ये भी एक तरह का क्या है, लेंस है जो कि किससे मिलके बना हुआ है, दो स्फेरिकल सरफेस से। एक तो ब्लू वन और एक क्या है बच्चों, रेड वन। मैं इसे अलग से बना के दिखाता हूँ तो शायद से आपको ज़्यादा क्लियर हो। ठीक है, तो ये रहा देखिए रेड पोर्शन और ये रहा ब्लू पोर्शन और इसका ये रहा रेड पोर्शन और ये रहा इसका ब्लू पोर्शन। तो आपको क्या नज़र आ रहा है, स्फेरिकल, दो स्फेरिकल सरफेस नज़र आ रही होगी। कितनी स्फेरिकल सरफेस नज़र आ रही है बच्चों, दो स्फेरिकल सरफेस। तो इस लेंस का एक नाम होता है, इस लेंस का नाम होता है कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस। याद रखिएगा कॉन्वेक्स लेंस वो लेंस होता है जिसकी दोनों स्फेरिकल सरफेस क्या हो, बल्जेज हो। क्या हो, बल्ज का मतलब है जो बाहर निकल रही हो। देखिए दोनों सरफेस बाहर की तरफ निकल रही है। और कभी हम एक और लेंस की बात करें तो इस लेंस को कहते हैं कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस बच्चों, कॉनकेव। बेटा केव का मतलब होता है गुफा और गुफा का मतलब गुफा हमेशा अंदर घुस के होती है। तो आप देखेंगे इसकी दोनों स्फेरिकल सरफेस जो है वो क्या है, अंदर घुसी हुई है। क्या है बच्चों, अंदर घुसी हुई है, इसलिए इस लेंस को क्या कहते हैं, कॉनकेव लेंस। ठीक है, और भी लेंस होते हैं जैसे कि आपको बता दूं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। क्या बेटा, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस होता है कि देखिए यहाँ पर एक सरफेस तो कॉन्वेक्स है, देखिए पहली सरफेस कॉन्वेक्स है पर जो दूसरी सरफेस है वो क्या है, प्लेन है। तो इस लेंस को हम क्या कहते हैं, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। क्या कहते हैं बच्चों, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। आप कहेंगे सर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हम पहली बार सुन रहे हैं। बेटा पहली बार सुन रहे हैं पर होते हैं, ये भी एक तरह के लेंस होते हैं जिसमें एक सरफेस तो कॉन्वेक्स होती है। यहाँ पे दोनों सरफेस कॉन्वेक्स है, इसलिए आप कभी कभी बुक में देखेंगे कि इसकी कॉन्वेक्स लेंस की जगह डबल कॉन्वेक्स लेंस लिखा रहता है। डबल क्यों लिखा रहता है, क्योंकि दोनों ही सरफेस कॉन्वेक्स है। और यहाँ पे प्लेनो कॉन्वेक्स का मतलब ये होगा कि एक सरफेस तो प्लेन होगी, मतलब ग्लास की स्लैब होगी, और दूसरी जो होगी वो कॉन्वेक्स लेंस होगी, कॉन्वेक्स होगी। अब प्लेनो कॉन्वेक्स होता है, वैसे एक और लेंस होता है जो कि होता है प्लेनो कॉनकेव।
क्या होता है बच्चों? प्लेनो कॉन्केव। आप इस डायग्राम को देख के बता सकते हैं इसकी एक सरफेस तो क्या है, देखिए प्लेन है, और दूसरी सरफेस जो है वो क्या है, घुसी हुई है, और घुसी हुई सरफेस को कॉन्केव कहते हैं। तो ये वाला जो लेंस है वो क्या है? प्लेनो कॉन्केव लेंस। कौन सा लेंस है बच्चों? प्लेनो कॉन्केव लेंस। तो बच्चों हम स्टडी के लिए सिर्फ अभी डबल कॉन्वेक्स लेंस और डबल कॉन्केव लेंस को ही यूज़ कर रहे हैं। किसको बच्चों? स्टडी के लिए हम सिर्फ इन दोनों ही लेंस को यूज़ कर रहे हैं, इन दोनों को हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इन सारों को यूज़ करने लगेंगे तो टॉपिक बहुत बड़े हो जाएंगे, पर आपको कंसेप्ट तो समझ में आ गया होगा। चलिए, तो इसके आगे का हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, मैं इसके आगे की कहानी को समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए, तो अब हम इसकी कुछ क्या देखते हैं, सम डेफिनेशंस, some definition of lenses related to lenses, या some definition related to lenses। ठीक है, यहाँ पर लेंस की हम कुछ डेफिनेशन पढ़ रहे हैं कि लेंस में क्या क्या शब्द अब यूज होने वाले हैं। तो सही है, चलिए बच्चों, सबसे पहला शब्द क्या यूज होगा? तो देखिए, ये आपका डबल कॉन्वेक्स लेंस है, और ये वाला जो है क्या है बच्चों? डबल कॉन्केव लेंस है। ये आपको पता चल गया होगा, इसके बारे में आपको पता चल गया होगा। अब सबसे पहली डेफिनेशन जो आती है वो आती है इस पॉइंट की। इस पॉइंट का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कभी हम इस चैप्टर की बात करें तो। ये पॉइंट जो है, ओ जो पॉइंट है, इसे कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो ओ पॉइंट जो होगा वो क्या होगा? तो ओ पॉइंट जो होगा वो होगा ऑप्टिकल सेंटर। जैसे कभी आप मिरर की बात करें तो मिरर में पोल होता है, पर वही लेंस में पोल वोल शब्द यूज नहीं होता, लेंस में शब्द यूज होता है ऑप्टिकल सेंटर। सर ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर वो पॉइंट होता है कि कभी आपने लाइट रे को पास किया। क्या किया बच्चों? आपने लाइट रे को पास किया एक मीडियम से, किस मीडियम में? दूसरे मीडियम में। जब लाइट रे को आपने कहाँ से पास किया? लेंस में से पास किया, तो ये लाइट रे बिना डेविएट हुए कैसी निकल जाएगी? सीधी निकल जाएगी। मतलब यहाँ पर लाइट रे जो है वो एसी की एसी निकल जाएगी। तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस की बात हो या फिर कॉन्केव लेंस, किसी भी लेंस की बात हो, इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? ऑप्टिकल सेंटर। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया, ऑप्टिकल सेंटर। बच्चों बताओ, ये कितने स्फेरिकल सरफेस से मिलके बना है? तो आप कहेंगे 2। तो इस स्फीयर का एक सेंटर होगा, जिसे मैं C1 नाम दे दूं। इसका एक और सेंटर होगा, C2 नाम होगा। तो यहाँ पर भी इसके भी 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे। फर्स्ट होगा C1 और दूसरा क्या होगा? C2। इसका भी 2 सेंटर होगा, C1 और C2। बहुत से लोग पूछते हैं कि सर 2 सेंटर क्यों हो रहे हैं? तो बच्चों कहने का मतलब ये है, 2 सेंटर इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ये 2 स्फेरिकल सरफेस से मिलकर बना हुआ है। तो इसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं बच्चों? इसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑप्टिकल सेंटर और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर। बच्चों 2 सेंटर है तो फोकस भी कितने होंगे? 2 होंगे, F1 और F2। F1 और F2 इन्हें कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। तो ये F1 और F2 क्या होते हैं? प्रिंसिपल फोकस। ये कहानी आपको पहले से ही पता है, 10th क्लास में भी पढ़ के आते हैं आप, और रिफ्लेक्शन टॉपिक में भी पढ़ते हैं। 2 स्फीयर होने की वजह से सेंटर भी कितने होंगे? 2। और 2 सेंटर है तो सेंटर और ऑप्टिकल सेंटर के मिड पॉइंट को हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। यहाँ पर फोकस एक ना होते हुए कितने होंगे? 2 होंगे। रीजन 2 क्या है? क्योंकि 2 सरफेस है, 2 स्फेरिकल सरफेस, इसलिए सब चीज क्या होने वाली है? 2 होने वाली है। ठीक है, तो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक के बीच की डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो O से लेकर F1 तक के डिस्टेंस को हम कहते हैं फोकल लेंथ। वैसे ही O से F2 तक के बीच के डिस्टेंस को कहते हैं F2। यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच की डिस्टेंस को F1 और ये क्या होगी बेटा? F2। और ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर के बीच की दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर,
और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर R2, सब कुछ दो दो हो रहा है। ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर के बीच के डिस्टेंस को R1, ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर के बीच के डिस्टेंस को R2। तो ये सारे कंसेप्ट हम क्या करने जा रहे हैं, यूज़ करने जा रहे हैं। ठीक है, क्या करने जा रहे हैं बच्चों, यूज़ करने जा रहे हैं। और ये जो लाइन है, ये जो ब्लू वाली लाइन है, इस ब्लू वाली लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस। इनकी डेफिनेशन आपको बुक में मिल जाएगी और 10th क्लास की बुक में ज़रूर मिल जाएगी। तो अभी मैं इनकी डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा हूँ। क्यों नहीं लिखवा रहा हूँ, क्योंकि अब आप 12th क्लास में हैं और 12th क्लास में इनका यूज़ करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू इनके डेफिनेशन याद करना। तो बच्चों फिर से मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आप देखेंगे तो दो लेंस नज़र आ रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस है और एक कॉन्केव लेंस है। इसके दो सेंटर होंगे, दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होंगे, दो फोकस होंगे, दो फोकल लेंथ होंगे, पर एक ऑप्टिकल सेंटर होगा। और ये लाइन क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस होगी। क्या होगी बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस। तो जल्दी से आप इसे नोट डाउन करें। अब हम इसके बहुत सारे केसेस पढ़ने जा रहे हैं। अब हम इन लेंस का यूज़ करने वाले कहाँ, इस लेंस का यूज़ करने वाले इमेज फॉर्मेशन के लिए। कहाँ यूज़ करेंगे बच्चों, इमेज फॉर्मेशन के लिए। तो मैं यहीं पर बता देता हूँ इमेज फॉर्मेशन के रूल्स। तो यहीं पर मैं बता देता हूँ, इसी जगह पर। चलिए, तो हेडिंग जो मैं लिखने जा रहा हूँ वो है रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। ठीक है, लेंस हमारे पास दो टाइप के हैं। हम सिर्फ स्टडी में दो ही लेंस की स्टडी करते हैं। बाकी हाँ, न्यूमेरिकल्स में हम इन दोनों का भी यूज़ कर लेंगे, पर अभी स्टडी सिर्फ दो की करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट रूल क्या है देखिएगा। मैं रूल्स को लिखवा नहीं रहा हूँ, सिर्फ समझा रहा हूँ और डायग्राम से समझाऊंगा। लिखवाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझाना। चलिए, तो मैं फर्स्ट पॉइंट समझाता हूँ। फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि भैया ये आपका हमारा सबका क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, ये जो है ये पॉइंट क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर। ये पॉइंट फोकस और ये पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये पॉइंट फोकस F2 और ये वाला पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर C2। और कभी हम कौन से लेंस की बात करें, कभी हम बात करें कॉन्केव लेंस की। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, कॉन्केव लेंस की। ज़्यादा ही चौड़ा हो गया पर ठीक है, चलेगा समझाने के लिए। फोकल लेंथ, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस और ये जो हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। सर तो पहला रूल क्या है ये बताइए। पहला रूल ये कहता है कि कभी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई। कभी लाइट रे क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास होती है। देखिए ये ब्लैक वाली लाइन क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, और रेड वाली क्या है, लाइट रे। ये काली वाली लाइट नहीं है, काली वाली तो एक्सिस है जो कि इमेजिनरी लाइन होती है। तो लाल वाली क्या है, लाइट रे। कभी लाइट रे पैरेलल गई किसी कॉन्वेक्स लेंस पे, तो ये नियम कहता है कि लाइट रे क्या हो जाएगी, लाइट रे पासेस थ्रू फोकस। कहाँ से पास होगी बच्चों, F2 से पास होगी। तो ये नियम क्या कहता है कि कभी लाइट रे पैरेलल गई, कभी पैरेलल पास हुई और कॉन्वेक्स लेंस पे पड़ी, तो ये लाइट रे कहाँ से पास हो जाएगी, फोकस से। ये पहला नियम है। ठीक है, पर कॉन्केव लेंस में कहानी देखिए क्या है। जब लाइट रे पैरेलल गई तो ये लाइट रे जो है वो क्या हो जाएगी, अवे। ये क्या हो जाएगी, डाइवर्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों, डाइवर्स हो जाएगी। सर क्यों हो जाएगी, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस को एक और नाम से जाना जाता है जो कि होता है कन्वर्जिंग लेंस। सर कन्वर्जिंग लेंस क्या होता है, ऐसा लेंस जो लाइट को इकट्ठा करता है। और कॉन्केव लेंस जो होता है लाइट को फैलाने का काम करता है। और फैलाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, डाइवर्जिंग। क्या बच्चों, डाइवर्जिंग। तो ये लाइट को क्या कर रहा है, फैला रहा है। देखिए यहाँ पर कभी आप एक और लाइट रे पास करें तो ये लाइट को क्या कर देगा बच्चों, फैला देगा। ठीक है, अब लाइट रे को इसने फैला दिया तो कभी यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर होगा तो वो सोचेगा कि लाइट रे कहाँ से आ रही है, तो इस लाइट को वो पीछे की तरफ एक्सटेंड करेगा। देखिए पीछे की तरफ एक्सटेंड, ये भी लाइट को क्या करेगा, पीछे की तरफ एक्सटेंड। ठीक है, तो यहाँ पर लाइट रे कहाँ से आती हुई दिखाई देगी, F1 से। चल, तो यहाँ पर नियम ये है कि कभी लाइट रे पैरेलल गई, रूल नंबर 1, लाइट रे पैरेलल पास हुई तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में लाइट रे फोकस से पास होती हुई दिखाई देगी। पर यहाँ पर लाइट रे कभी पैरेलल पास हुई तो लाइट रे डाइवर्स हो जाएगी और हमें ऐसा लगेगा कि इट कमिंग फ्रॉम F1। दोनों में इंग्लिश में डिफरेंस क्या है तो मैं इंग्लिश बोल के बताता हूँ।
व्हेन लाइट रे पासिस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स लेंस इट पासिस थ्रू फोकस F2 और इस केस में इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम F1। यहाँ पर F2 से पास हो रही है और यहाँ पर अपीयर हो रही है कि लाइट रे आ कहाँ से रही होगी, F1 से आ रही होगी। तो पहला नियम समझ में आ गया होगा। अब दूसरे नियम की तरफ चलते हैं। दूसरा नियम, ठीक है बच्चों, आपने इसे लिख लिया होगा। अब मैं दूसरे नियम को समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए, तो दूसरा नियम रूल नंबर 2 क्या कहता है उसे समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये आपका रूल नंबर 2 आने वाला है। तो रूल नंबर 2 ये कहता है कि भैया ये रहा आपका कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस है, और ये रहा आपका हमारा सबका प्यारा सा कॉनकेव लेंस। ये है कॉन्वेक्स लेंस, तो ये ऑप्टिकल सेंटर, ये F1, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये F2, ठीक है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर C2, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C1, इसका F1, ऑप्टिकल सेंटर O, F2, C2। ये चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए। अब इसका दूसरा रूल ये कहता है कि जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो बिना डेविएट हुए सीधी निकल जाएगी। जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो बिना डेविएट हुए सीधी निकल जाएगी। जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो बिना डेविएट हुए सीधी निकल जाएगी। सर ये वाला नियम देखिए, यहाँ पे लाइट रे पैरेलल जा रही थी प्रिंसिपल एक्सिस के, और यहाँ पर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं जा रही है। कहाँ से जा रही है? ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑप्टिकल सेंटर से कभी लाइट गई तो वो बिना डेविएट हुए सीधी निकल जाएगी। तो रूल नंबर 2 भी आपको आ गया होगा। अब हम रूल नंबर 3 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बच्चों? रूल नंबर 3 की। तो ये रही प्रिंसिपल एक्सिस, ये दोनों लेंस की, और ये रहा आपका हमारा प्यारा सा कॉन्वेक्स लेंस, और ये रहा आपका हमारा सबका कॉनकेव लेंस। इस पॉइंट को तो हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, इसे हम F1 कहते हैं, इसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, इसे हम F2 कहते हैं, इसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ये C1, ये F1, F2, ये C2 और ये ऑप्टिकल सेंटर। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है कि कभी लाइट रे फोकस से पास हुई। देखिए ये नियम क्या कहता है कि कभी लाइट रे पैरेलल गई तो फोकस से पास होगी, तो उल्टा बोल के देखें। कभी लाइट रे फोकस से पास हुई तो आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स लेंस इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होगी? ये पैरेलल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो देखिए नियम क्या है? नियम कहता है कि जो लाइट रे फोकस से पास हुई तो वो रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगी? पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। अब यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर भी कहानी समझ लेते हैं। यहाँ पर कहानी ये है कि कभी लाइट रे फोकस की तरफ जाती हुई नजर आई। फोकस की तरफ जाएगी ही नहीं, बस हम क्या बोल रहे हैं? इट अपीयर्स टू गो टुवर्ड्स फोकस। यहां पर ये फोकस की तरफ जा नहीं रही है, फोकस की तरफ जाती हुई दिख रही है, ठीक है। तो जैसे ही आप लेंस पर लाइट रे फेंकोगे, मतलब आपने लाइट को फेंका, लाइट को पास किया फोकस की तरफ। आपने मान लीजिए आपके हाथ में लेजर लाइट है और लेजर लाइट को आपने फोकस की तरफ पास किया, तो फोकस की तरफ जाएगी ही नहीं, बस हमने पास किया है। तो ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्या हो जाएगी बच्चों? बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये दोनों नियम देखिए एक दूसरे के उल्टे। यहाँ पर लाइट रे फोकस से पास हुई थी, और यहाँ पर लाइट रे फोकस की तरफ जाती हुई दिख रही है। जा नहीं रही है, दिख रही है कि जाएगी, पर जा ही नहीं पाएगी क्योंकि जाने से पहले ही वो क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो चलिए, आपको मैंने रूल्स बता दिए, लेंस क्या होता है ये बता दिया। अब हम क्या पढ़ने वाले? इमेज फॉर्मेशन। सर ये क्या होता है? अभी देखिए, आप लेंस क्यों लगाते हैं? देखिए मान लीजिए मैंने चश्मा लगा रखा है। क्यों लगाया होगा चश्मा? इसलिए ही लगाया होगा ना क्योंकि मुझे अपनी नेकेड आई से साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। मैं कभी लेंस लगा रहा हूँ, इसका मतलब यही है कि मुझे अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए मैं अपनी आंखों के आगे क्या लगा रहा हूँ? लेंस लगा रहा हूँ। अब लेंस लगाने से होगा क्या कि जो ऑब्जेक्ट रियल में था वो आपको कहीं और दिखाई देगा, ठीक है। तो कहाँ दिखाई देगा, क्यों दिखाएगा, कितने साइज का होगा, बड़ा होगा कि छोटा होगा, ये सब कुछ अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं किसके अंदर? इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस में। तो जल्दी से आप इसे नोट डाउन कर ले बच्चों।
चलिए बच्चों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस ऐसा लेंस होता है जो दो स्फेरिकल सरफेस से मिलकर बनता है और दोनों स्फेरिकल सरफेस क्या होती है? बल्जिंग होती है। बल्ज मतलब उभरी हुई सरफेस होती है। तो हम इसकी क्या पढ़ने जा रहे हैं? केसेस पढ़ने जा रहे हैं और इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स लेंस कहाँ कहाँ करता है ये सब कुछ पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए पहला केस क्या है। तो पहला केस जो है वो कहता है, फर्स्ट केस कहता है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हो बच्चों? इंफिनिटी पे। तो यहां पर देखिए मैं कुछ डायग्राम बना रहा हूं, आपको समझ में आएंगे। छोटे डायग्राम बनाता हूं। तो ये रहा आपका कॉन्वेक्स लेंस, ये रहा ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस F1, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर C1, ये F2 और ये C2। हाँ, मैं आपको एक बात बताना भूल गया, ये फोकस है तो इसे हम फोकल लेंथ कहेंगे इस डिस्टेंस को, और ये हमेशा दुगना होता है रेडियस के। ठीक है, ये जो फोकल लेंथ जो है इसको कभी आप डबल कर दे तो मिलता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसलिए यहाँ पर हम C1 ना लिखते हुए क्या लिखते हैं? 2F1, और C2 ना लिखते हुए क्या लिखते हैं? 2F2। हाँ, मतलब वही है, C1 का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और 2F1 का मतलब ही होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। पर लिखते क्या है कि भैया ये जो है इसका फोकल लेंथ का डबल है, इसलिए हम इसका नाम ही लिख देते हैं 2F1। ठीक है, तो हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रख रहे हैं देख लीजिए। ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ पर रखा? इन्फिनिटी पे। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पर। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है जिसका ए जो है मुंह है और बी जो उसका पैर है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है? तो आप कहेंगे सर अभी तो बोला आपने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कहाँ पर? इन्फिनिटी पे। देखिए इन्फिनिटी से मान लीजिए लाइट रे पैरेलल आ रही है। ठीक है, तो नियम नंबर 1 क्या कहता है? जब लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो इट पासेस थ्रू फोकस। तो पहली लाइट रे फोकस से पास होगी और दूसरी लाइट रे भी कहाँ से पास होगी? फोकस से। होगी कि नहीं होगी? सर कभी तीसरी लाइट होती तो? अरे भाई तीसरी लाइट भी फोकस से पास होती। सर चौथी होती तो? चौथी भी फोकस से पास होती। क्योंकि दो लाइट रे जहां पर मिल रही है इसका मतलब 3, 4, 5, 500, 1000, 10,000 सारी लाइट रे कहां पर मिल रही होगी? फोकस पे ही मिल रही होगी। तो इसकी चिंता ना करें कि सारी सर आप 2 लाइट क्यों बनाते हो, बहुत सारी भी बना सकते हैं। नहीं, हम बहुत सारी बना के कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करेंगे। तो बच्चों आपसे पूछा जाएगा कि इमेज फॉर्म कहाँ हुई है, तो हम कहेंगे इमेज फॉर्म्ड जो हुई है, इमेज फॉर्म्ड एट फोकस F2। इमेज कहां पर फॉर्म हुई है बच्चों? फोकस पे फॉर्म हुई है, और फोकस कौन सा? F2। ठीक है, अब इमेज फॉर्म हो गई बच्चों। साइज ऑफ इमेज क्या होगा? इमेज का साइज क्या होगा? इमेज छोटी बनी कि बड़ी बनी? तो आप कहेंगे कि इमेज जो है, मान लीजिए यहां पर सन होता। सन मतलब सूरज। भाई सूरज का साइज क्या होता है? सूरज कहाँ होता है? सूरज हमसे बहुत दूर होता है बच्चों, और सूरज हमसे बहुत दूर होता है मतलब हम लगभग मान सकते हैं कि इन्फिनिटी पे। तो आप सूरज को कभी लेंस से देखें तो आप पाएंगे कि लेंस जो इमेज बना रहा है सूरज की, सन की जो इमेज बना रहा है वो बहुत ही छोटी है, जबकि सन बहुत ही बड़ा होता है। पर इमेज कैसी बन रही है? बिल्कुल पॉइंट साइज। तो इमेज का साइज क्या होगा बच्चों? पॉइंट साइज। इमेज का साइज क्या होगा? पॉइंट साइज। और इसका नेचर क्या होगा? तो इमेज का नेचर जो होगा, नेचर ऑफ इमेज जो होगा, इमेज का नेचर जो होगा वो होगा रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। अब बहुत से बच्चे क्लास 10th में ये पढ़े हुए थे पर भूल चुके हैं कि रियल क्या होता है। रियल का मतलब ये होता है रिफ्रैक्शन के बाद कभी लाइट रे एक्चुअल में मीट हो तो वो इमेज हमेशा क्या होती है? रियल होती है। और रियल इमेज हमेशा ही इन्वर्टेड बनती है, याद रख लीजिएगा। रियल इमेज हमेशा क्या होती है? उल्टी बनती है। उल्टी मतलब कभी सन का मुंह ऊपर है और पैर नीचे है तो आपको जो इमेज दिखाई देगी उसमें सन का मुंह ऊपर, सर का पैर ऊपर हो जाएगा और मुंह कहाँ हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। उल्टी इमेज बनेगी। ठीक है, तो पहला केस आपको समझ में आया होगा। अब हम दूसरे केस की तरफ चलते हैं। तो दूसरा केस मैं यहाँ बना देता हूँ। तो दूसरा केस ये है कि व्हेन, देखिए अभी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा था, अब मैं कहाँ रख रहा हूँ? 2F1 के बियॉन्ड। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2F1,
ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ पर प्लेस किया बच्चों, बियॉन्ड 2f1। कहाँ पर प्लेस किया बच्चों, बियॉन्ड 2f1। ठीक है, तो ये रहा आपका लेंस, ये रहा ऑप्टिकल सेंटर, ये रहा f1, ये रहा 2f1, ये रहा f2, ये रहा 2f2। और ऑब्जेक्ट को आप कहाँ रख रहे हैं बच्चों, तो ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं आप बियॉन्ड 2f1। कहाँ पर रख रहे हैं बच्चों, बियॉन्ड 2f1। तो ये ऑब्जेक्ट का मुंह है और बी जो है ऑब्जेक्ट का पैर है। अब हम रूल्स लगाते हैं। तो पहला रूल कहता है कि जो लाइट रे पैरेलल गई कहाँ से पास होगी बच्चों, फोकस से। ये नियम आपको पता होगा। और दूसरा नियम ये है कि जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाती है वो बिना डेविएट हुए सीधी निकल जाती है। ये दोनों लाइट रे मिल कर आ रही है तो आप कहेंगे सर ये लाइट रे इस जगह पर मिल रही है, ठीक है, इस जगह पर मिल रही है, तो ये बी डैश होगा और ये क्या होगा, ए डैश होगा। तो आप कहेंगे कि सर ऑब्जेक्ट का मुंह ऊपर था, पैर नीचे थे, पर जब आपने इमेज बनाई तो यहाँ पर उसका देखिए पैर ऊपर आ गया और मुंह क्या हो गया, नीचे चले गया। और देखिए आप कभी देखेंगे तो यहाँ पर इमेज का साइज जो है वो ऑब्जेक्ट बड़ा था पर इमेज का साइज क्या हो गया, छोटा हो चुका है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट पॉइंट को लिखते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट में हम किसकी बात करते हैं, इमेज फॉर्म कहाँ पर हुई है। तो इमेज फॉर्म कहाँ पर हुई है बच्चों, इमेज फॉर्म हुई है बिटवीन f2 एंड 2f2। इमेज कहाँ पर फॉर्म हुई है, f2 और 2f2 के बीच में, बिटवीन लिखा हुआ है, बिटवीन f2 एंड 2f2। और कभी हम इसकी साइज की बात करें तो इसका साइज क्या होगा, ऑब्जेक्ट बड़ा है और इमेज का साइज छोटा है, तो हम क्या कहेंगे, इमेज का साइज जो होगा स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। इमेज का साइज जो होगा वो क्या होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और इसका नेचर क्या होगा, इसका नेचर जो होगा वो अभी बताया, इमेज उल्टी बन रही है और उल्टी के साथ एक शब्द आता है, बोलो क्या, रियल। तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। सर रियल क्या होता है एक बार और बताएं। रियल का मतलब लाइट रे देखी जा रही है, अब यहाँ पर इस सरफेस के बाद रिफ्रैक्शन होगा। सर रिफ्रैक्शन मतलब जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो रिफ्रैक्शन होता है। तो लाइट रे देखिए मीडियम चेंज कर रही है तो रिफ्रैक्शन होगा। और रिफ्रैक्शन के बाद ये लाइट रे मिल रही है, जब लाइट रे आपस में मिलती है रिफ्रैक्शन के बाद तो उस इमेज को हम क्या कहते हैं, रियल इमेज। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पॉइंट आपको समझ में आ गए। अब हम कौन से पॉइंट की बात करते हैं, तीसरे। अभी लाइट रे को इन्फिनिटी पे रखा था, अब कहाँ रखा, बियॉन्ड 2f1 पे। अब कौन सी बारी, देखिए हम इमेज ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे पास ला रहे, इन्फिनिटी बियॉन्ड 2f1, तो अब किसकी बारी आएगी, 2f1 की। तो हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हैं एट कहाँ पर बच्चों, 2f1। ये पूरा लाइन नहीं लिखते हुए क्या लिख रहा हूँ, ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट 2f1। ठीक है, तो यहाँ पर डायग्राम बना रहा हूँ। ये रहा आपका हमारा सबका प्यारा सा कॉन्वेक्स लेंस, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये f1, ये 2f1, ये f2, ये 2f2। ठीक है, चलिए अब मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहा हूँ, तो आप कहेंगे कि ऑब्जेक्ट को सर आप रख रहे हैं कहाँ पर, 2f1 पर। ये ऑब्जेक्ट का मुंह है और ये ऑब्जेक्ट का पैर है। अब लाइट रे कहाँ से निकली, तो आप कहेंगे लाइट रे जो है पैरेलल निकली प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये लाइट रे कहाँ से पास हुई, f2 के। अब लाइट रे, एक और लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से निकली, तो ये कहाँ से पास हुई, तो ये लाइट रे पास हो रही है, आपको दिख रही होगी, ये लाइट रे जो है पास हो रही है। जब लाइट रे पैरेलल जाती है तो फोकस से पास होती है, दिख रही होगी आपको, फोकस से पास हो रही है। और दूसरी लाइट रे जो है आप देखेंगे कि जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है वो बिना डेविएट हुए सीधी निकल गई। तो ये लाइट रे इमेज बनी कहाँ पर, तो इमेज जो है बनी किस जगह पर, कहाँ पर, 2f2 पर। किस जगह पर बेटा, 2f2 पर। और आप कभी ध्यान से देखें तो ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज क्या होगा, इक्वल होगा। मेरे से बनाने में 19-20 गलती हो सकती है, पर हम जो है ये पहले से किए हुए ऑब्जर्वेशन इसको बस रीड कर रहे हैं। कोई मैं पेन से इमेज फॉर्म नहीं कर सकता, पेन को गलत इस्तेमाल करके इमेज की पोजीशन गलत नहीं कर सकता, तो आपको ये याद ही रखना होगा। तो यहाँ पर इमेज कहाँ पर बनी बच्चों, इस केस में इमेज बनी कहाँ पर, 2f2 पर। इसका साइज़ क्या होगा, तो आप कहेंगे कि भैया साइज़ जो है वो क्या होगा, सेम साइज़ होगा। और कभी आप कहें कि सर इसका नेचर क्या होगा, तो नेचर जो होगा वो होगा रियल एंड इन्वर्टेड। क्या होगा बच्चों, रियल एंड इन्वर्टेड। सर रियल इन्वर्टेड क्यों, क्योंकि लाइट रे रिफ्रैक्शन के बाद मीट हो रही है
और इमेज जो है उल्टी बन रही है, इसलिए हम क्या कहेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड। तो आप इसे नोट डाउन करें, 3 पॉइंट हो गए। चलिए अब हम चौथे पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो चौथे पॉइंट में हम क्या कर रहे हैं देखिएगा, पहले हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा, फिर बियॉन्ड 2f1 रखा, फिर 2f1 रखा। बारी कहाँ की आएगी, बिटवीन 2f1 एंड f1। हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रख रहे हैं, बिटवीन 2f1 एंड f1। चलिए कॉन्वेक्स लेंस का फिर से डायग्राम बनाते हैं सुंदर सा। ये 2f1 और f1, ये रहा ऑप्टिकल सेंटर, ये रहा f1, ये रहा 2f1, ये f2 और ये रहा 2f2। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। इस बार हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं कहाँ पर, f1 और 2f1 के बीच में। ठीक है, अब इमेज कहाँ फॉर्म होगी ये तो मुझे नहीं पता, देखते हैं। तो जो लाइट रे पैरेलल जा रही है वो कहाँ से पास होगी बच्चों, फोकस से। और जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है वो बिना डेविएट हुए सीधी निकल गई। तो बता सकते हैं इमेज कहाँ फॉर्म हुई। तो आप कहेंगे सर इमेज तो अलग जगह फॉर्म हो रही है, बहुत बड़ी भी दिख रही है। तो इमेज फॉर्म कहाँ पर हुई, तो इमेज फॉर्म हुई है बियॉन्ड 2f2, 2f2 के पीछे बन रही है बियॉन्ड, और साथ के साथ इसका साइज क्या है, बिगर है। इसका साइज जो है वो क्या है, इमेज का साइज जो है बिगर देन ऑब्जेक्ट है। और इसका कभी आप नेचर देखें तो नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। क्या नेचर होगा बच्चों, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। क्लियर है, तो ये 4th पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम 5th पॉइंट की तरफ चलते हैं, जहां पर अभी तक ऑब्जेक्ट को आपने इन्फिनिटी पे रखा, बियॉन्ड 2f1 रखा, 2f1 रखा, बिटवीन f1 एंड 2f1 रखा। अब हम कहां पर ले आए हैं कहानी को, ऑब्जेक्ट को कहां पर रखेंगे, f1 पोजीशन पर। कहां पर रखेंगे बच्चों, f1 पोजीशन पे। तो चलिए देखते हैं f1 पोजीशन पर क्या नया कुछ सीखने को मिलता है। तो ये रहा ऑप्टिकल सेंटर, ये f1, ये 2f1, f2 और ये जो है वो है 2f2। और ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ पर रख दिया है बच्चों, कहाँ पर रख दिया है, f1 पर। ठीक है, चलिए जो लाइट रे पैरेलल जा रही है सर पैरेलल, जो लाइट रे पैरेलल जाएगी रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से पास होगी, फोकस से। और जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो बिना डेविएट हुए सीधी निकल जाएगी। क्या आपको ये लाइट रे पैरेलल नज़र आ रही है, तो आप कहेंगे सर हाँ यह पैरेलल नज़र आ रही है। अब लाइट रे पैरेलल है तो लाइट रे कभी मिलेगी नहीं, तो हम कहेंगे कि ये लाइट रे यहाँ तो नहीं मिलेगी पर आगे जाके इन्फिनिटी पे मिलेगी, इसलिए इमेज फॉर्म कहाँ पर होगी, इन्फिनिटी पे। तो आप कहेंगे कि सर लाइट रे पैरेलल है तो मिलना ही नहीं चाहिए ना। तो बच्चों इसलिए मिल रही है क्योंकि हम मानते हैं कि ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज लेंस ज़रूर बनाएगा। अब वो दिख नहीं रही है तो हम मानेंगे कि भैया दिख नहीं रही है, तो वो कहाँ होगी, कहाँ होगी, इन्फिनिटी पे होगी, इसलिए दिखाई नहीं दे रही है। चलिए तो इमेज कहाँ पर बनी, तो इमेज बनी है कहाँ पर, एट इन्फिनिटी। इसका साइज क्या होगा, तो मैग्निफिसेंट। सर मैग्निफिसेंट क्या होता है, मैग्निफिसेंट का मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ा, बहुत बड़ा, उसको बोलते हैं मैग्निफिसेंट इमेज। और उसका नेचर क्या होगा, तो नेचर जो होगा रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर जो होगा वो क्या होगा बच्चों, रियल एंड इन्वर्टेड। अब 5 केस हो गए, देखिए इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट, बियॉन्ड 2f1 हो गया, 2f1 हो गया, 2f1 और f1 के बीच हो गया, f1 हो गया। अब f1 और क्या आएगा, ऑप्टिकल सेंटर के बीच। तो इस बार हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ये देखिए आपका लेंस, आपका हमारा सभी का ही है लेंस, तो लेंस किसी का अकेले का नहीं है। f1, 2f1, f2 और ये 2f2। इस बार हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रख रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट को हमने रखा किस जगह पर, तो आप कहेंगे सर ऑब्जेक्ट को रखा आपने f1 और 2f1 के बीच, f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच। ठीक है, तो देखिए लाइट रे पैरेलल गई तो कहाँ से पास हुई, फोकस से। और जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से गई वो बिना डेविएट हुए क्या हो जाएगी, सीधी निकल जाएगी। और ये लाइट रे जो है फोकस से पास होगी, देखिए हो रही है फोकस से पास। अब ये दोनों लाइट रे जो हैं, कभी आप ध्यान से देखें, थोड़ा सा अच्छे से बना दूं,
थोड़ा सा और अच्छे से बनाने की कोशिश करता हूँ मैं। हाँ देखिए, आप कभी ध्यान से देखें तो क्या ये दोनों लाइट रे आपको आगे मिलती हुई दिखाई दे रही है? तो आप कहेंगे सर नहीं, ये लाइट रे तो क्या हो रही है, डेविएट हो रही है, मतलब दूर जा रही है, डाइवर्ज हो रही है, तो ये लाइट रे आगे जाके मिलेगी नहीं। तो हम यहाँ पर इन लाइट रे को क्या करते हैं, पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं। कहाँ की तरफ? पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं और देखते हैं कि ये कहाँ जाके मिलेगी। तो बच्चों ये कहाँ जाके मिली? किसी जगह पर। सर कौन सी जगह कोई सी भी हो सकती है, ये वाली देखिए रेड पेन से जो बनाई हुई है। सर तो आपकी तो इमेज बन रही है 2F1 के बियॉन्ड, तो मैं कहूँगा बच्चों ये इमेज यहाँ कहीं भी बन सकती है, लेफ़्ट साइड में ही बनेगी। कहाँ बनेगी बच्चों? लेफ़्ट साइड में। कोई इसकी प्रॉपर पोजीशन नहीं है, तो यहाँ पर आपको याद रखना होगा कि इमेज जो बन रही है इसकी कहाँ पर बन रही है? सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट जिस जगह पर है उसी। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर इमेज राइट साइड में, पर यहाँ पर एक इकलौता केस है जहाँ पर इमेज लेफ्ट साइड में बन रही है, जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड पर इमेज बन रही है, इसलिए लिखा है सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये इमेज जो है वो क्या होगी? बिगर होगी। और इसका नेचर जो होगा सुन के आपको आश्चर्य होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसका जो नेचर होगा वो वर्चुअल होगा। सर वर्चुअल क्या होता है? तो पहली बार शब्द सुना है, आप तो 5 बार से एक ही नाम बोल रहे थे, रियल एंड इन्वर्टेड। इस बार नया नाम क्या है? तो इस बार नया नाम है वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्यों नया नाम है? क्योंकि देखिए यहाँ पर रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रे मिल नहीं रही है, आपको मिलते हुए दिखाई दे रही है क्या? ये लाइट रे ज़्यादा ही टेढ़ी हो गई हो तो बता दूँ, ये लाइट रे ये देखिए बस बना दिया। तो लाइट रे आपको रिफ्रैक्शन के बाद मीट होते हुए नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए इन्हें क्या करना पड़ रहा है? पीछे की तरफ एक्सटेंड। और जब लाइट रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड किया जाए और जब जाके वो मिले तो इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल। और इरेक्ट का मतलब होता है सीधी। देखिए अभी तक सारे केस में इमेज उल्टी बन रही थी, उल्टी। देखिए इन्वर्टेड, पर ये एक लौता केस है जहाँ पर इमेज क्या मिलेगी आपको? सीधी मिलेगी। और बच्चों इस पर आप स्टार लगा लीजिए, इसी केस पर आप स्टार लगा लीजिए। सर क्यों लगवा रहे हैं स्टार? क्योंकि हम इसी केस को बहुत जगह पढ़ेंगे। सर कहाँ पर? सिंपल माइक्रोस्कोप में। कहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं? सिंपल माइक्रोस्कोप में पढ़ेंगे। फिर कहाँ पर पढ़ेंगे? कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। और फिर कहाँ पर पढ़ेंगे? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में। ठीक है, यही केस, सिर्फ इकलौता केस आपको ये याद करना है। इकलौता नहीं, याद तो सारे करने हैं, पर ये वाले केस से ही आपका सिंपल माइक्रोस्कोप वर्क करता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप वर्क करता है, और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, बहुत सारे गैलीलियो टेलीस्कोप, सारे टेलीस्कोप इसी पर आधारित होते हैं। तो यहाँ पर 6 केस हैं और 6 केस क्या कहते हैं कि इमेज हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड बनती है, पर इकलौता केस है जो कहता है कि इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट भी बनती है। कौन से केस में? 6ठे केस में। ठीक है, तो आप इसे ध्यान से देखें। यहाँ पर ऑब्जेक्ट दूर था, तो इमेज लेंस के पास बन रही थी। यहाँ पर जैसे ही ऑब्जेक्ट थोड़ा सा पास आया तो इमेज दूर हो गई, और पास आया तो इमेज और दूर हो गई, और पास आया तो इमेज और दूर हो गई। यहाँ पर और पास आया तो इमेज और दूर, इन्फिनिटी पे जाके बनने लगी। और जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट को और पास ले आए तो इमेज दूर ना बनते हुए उसी साइड पर बनने लगी। तो यहाँ पर ये बात आपको रटना होगी। जब ऑब्जेक्ट दूर है तो इमेज पास बन रही है, जब ऑब्जेक्ट पास आते जा रहे हैं इमेज दूर होती जा रही है, और पास आया तो इमेज और दूर हुई, और ऑब्जेक्ट और पास आया इमेज इन्फिनिटी पे जाके बनने लगी। पर जब ऑब्जेक्ट और पास आ गया तो इमेज इन्फिनिटी की बजाय कहाँ पर बनने लगी? सेम साइड पर। अब एक और कंक्लूजन देख सकते हैं, यहाँ पर फर्स्ट केस में इमेज छोटी थी, यहाँ पर थोड़ी बड़ी हुई, यहाँ पर इक्वल हो गई, यहाँ पर बड़ी होने लगी, और यहाँ पर भयंकर बड़ी हो गई, और यहाँ पर भी बड़ी है। ठीक है, तो ये सारे केस को आपको याद ही करना होंगे। आपने 10th में भी याद किए थे, पर मैंने कोशिश की है समझाने की, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब हम इसी के साथ कॉन्केव लेंस के भी इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं। आप इसे नोट डाउन कर लें। ठीक है, नोट डाउन कर लिया होगा बच्चों। अब मैं कॉन्केव लेंस के दोनों केस आपको समझाने जा रहा हूँ। इसमें कॉन्केव लेंस में सिर्फ 2 ही केस होते हैं। तो यहाँ पर मैं हेडिंग डाल देता हूँ, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस।
तो कॉन्केव लेंस के कोई बहुत ज़्यादा केस नहीं होने वाले, सिर्फ कितने केस होंगे बच्चों, दो केस होंगे। तो मैं कॉन्केव लेंस के दोनों केस को समझाने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट केस क्या कहता है कॉन्केव लेंस का, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट को आप कहाँ पर रखें बच्चों, इन्फिनिटी पे रखिएगा। ये रहा आपका सबका हमारा कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस ऑप्टिकल सेंटर F1, 2F1, F2 और ये 2F2 दिख रहा होगा। हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा है, तो आप कहेंगे सर ऑब्जेक्ट को आपने कहाँ पर रखा है, इन्फिनिटी पर। ये इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है। देखिए लाइट रे पैरेलल गई, तो आपको नियम याद होने चाहिए कॉन्केव लेंस का। तो पहला नियम कहता था कि लाइट रे कभी पैरेलल जाती है तो ये डाइवर्ज हो जाएगी। यहाँ से भी लाइट रे गई तो ये क्या हो जाएगी बच्चों, डाइवर्ज हो जाएगी। अब देखिए दोनों लाइट रे क्या आगे जाके मिलेगी, तो आप कहेंगे सर नहीं मिलेगी। सर यहाँ पे भी कहाँ मिल रही थी, यहाँ पे भी दूर जाती जा रही थी, मिली ही नहीं थी। तो यहाँ पर भी लाइट रे मिलने वाली नहीं है। इन्हें क्या करेंगे हम, पीछे की तरफ एक्सटेंड, जब तक कि ये मिल ना जाए। तो आप कभी ध्यान से देखें तो पीछे की तरफ एक्सटेंड करने पर ये लाइट रे मिल गई। सर तो कहाँ पर मिली, तो ये लाइट रे मिली है कहाँ पर, फोकस F1 पर। इसका साइज क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं, इमेज इन्फिनिटी पर बहुत बड़ी है तो साइज जो होगा इसका पॉइंट साइज होगा। और इसका नेचर जो होगा, अभी आपको एक शब्द बताया गया था, वही नेचर होगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। वर्चुअल का मतलब अभी समझाया था, लाइट रे जब रिफ्रैक्शन के बाद एक्चुअल में मीट ना हो और उन्हें पीछे की तरफ एक्सटेंड करके मिलाया जाए तो इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल। और इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, सीधी मिलेगी, मतलब इसका मुंह ऊपर है पैर नीचे है, तो इमेज का भी मुंह ऊपर होगा और पैर नीचे ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट केस आ गया। अब सेकेंड केस की तरफ चलते हैं। तो सेकेंड केस जो है वो कहता है कि व्हेन object is placed in front of optical center। in front of optical center, सर ये समझ में नहीं आया, मैं बताता हूँ। देखिए कॉन्केव लेंस, ऑप्टिकल सेंटर, F1, 2F1, ये है F2 और ये क्या है बच्चों, 2F2। जब आप क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को कहां पर रख रहे हैं, इन फ्रंट ऑफ ऑप्टिकल सेंटर। इन फ्रंट का मतलब ऑप्टिकल सेंटर के कहीं भी रख दे। सर एक बात समझ में नहीं आई, यहां पर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा, फिर आपने बियॉन्ड 2F1 क्यों नहीं रखा, 2F1 क्यों नहीं रखा, 2F1 और F1 के बीच क्यों नहीं रखा, F1 क्यों नहीं रखा, F1 और O के बीच क्यों नहीं रखा। तो मैं कहता हूं कि आप लेफ्ट में ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दें, सारे केस इसी के अंदर छुपे हुए हैं। मतलब इतना सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपने कितने सारे केस पढ़े थे, इसमें आपको इतने सारे केस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कहता है कि कभी आप O के इन फ्रंट रखें, चाहे वो O और F1 के बीच रखें या F1 पे रखें या फिर F1 पे नहीं, F1 और 2F1 के बीच रखें या 2F1 पे रखें या फिर कहीं भी लेफ्ट में कहीं भी रख दे, इमेज का फॉर्मेशन उसी जगह पर होना है जो ये केस बताएगा। चलिए तो ऑब्जेक्ट को रख के देखते हैं। तो हमने ऑब्जेक्ट को मान लीजिए इन फ्रंट रख दिया। सर ये आपने कौन सी जगह रखा, तो मैं कहूँगा ये तो इन फ्रंट है, बस इन फ्रंट ऑफ O। आप कोई यहाँ पर स्पेसिफिक नहीं हो रहे हैं कि आपने यहीं रखा, इन फ्रंट ऑफ O रखा है। चलिए तो इन फ्रंट रखा तो लाइट रे पैरेलल गई तो आपको नियम पता है, जब पैरेलल जाती है तो ये क्या हो जाती है, ये तो पता ही होगा, डाइवर्ज हो जाती है। और जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से गई वो सीधी निकल जाती। क्या ये दोनों लाइट रे मिलेगी, तो आप कहेंगे सर नहीं मिलने वाली। तो इन्हें क्या करना होगा, पीछे की तरफ एक्सटेंड। तो जैसे ही आप पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं इसको और इस वाले को, तो ये दोनों मिलती है इस जगह पर। मिली बच्चों, मिली। तो ये जो होगी A डैश और B डैश। तो आप कहेंगे सर ये जो मिल रही है कहाँ मिलेगी, हमेशा बिटवीन O एंड F1। हमेशा जब भी आपने इन फ्रंट रखा तो F1 और O के बीच मिलेगी और स्मॉलर मिलेगी, और साथ के साथ इसका नेचर हमेशा क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। तो बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि
ऐसा लेंस बताए जो हमेशा वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज देता है, तो आप कहेंगे कि भैया हमेशा वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज देने वाला लेंस कौन सा है? कॉनकेव लेंस। पर कॉन्वेक्स लेंस में रियल एंड इन्वर्टेड भी होता है और वर्चुअल एंड डायरेक्ट भी होता है। मतलब कॉन्वेक्स लेंस ऐसा लेंस है जो दोनों टाइप की इमेज देता है, रियल एंड इन्वर्टेड भी देगा और साथ के साथ प्लस वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज भी देगा। तो जल्दी से आपको उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? लेंस फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो आज मैंने पढ़ाई वो सारी की सारी जो है वो आपने क्लास 10th में पढ़ रखी थी। तो अब हम क्लास 12th की कहानी को समझते हैं, लेंस फॉर्मूला को। और लेंस फॉर्मूला जो है वो आपके सिलेबस में पिछले साल था 10th क्लास में, पर उसका डेरिवेशन नहीं था। तो आज हम इसका क्या करेंगे? डेरिवेशन करेंगे। आप इसे जल्दी से नोट डाउन कर लें।